Hello students, welcome to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad and today I am here as you can see in the thumbnail. आज की इस वीडियो में मैं 11th इंट्रेंस के बच्चों के लिए लेकर के आया हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 MCQs जो कि आपका बहुत मेन चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। और इस लाइफ प्रोसेस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि हर साल इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसी परेशानी को आपको दूर करने के लिए ताकि साथ में रिवीजन भी हो जाए और आपको बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस भी मिल जाए, मैं आज की आपकी ये वीडियो लेकर के आया जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करने वाले हैं। लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक्स आपके पास होते हैं, that are nutrition, respiration, transportation as well as excretion। तो इन चारों टॉपिक से आपको मिलेगा ये सारे के सारे 50 क्वेश्चंस और मैंने इसमें हेडिंग में लिख भी रखा है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन है। तो आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक से करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा लाइफ प्रोसेस आप रिवाइज करना चाहते हैं तो दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट फॉर यू। तो बिना किसी देर के बिना किसी ताखीर के बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि एएनयू में आ सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किससे आता है? रेस्पिरेशन से आता है। तो रेस्पिरेशन से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्लास में पढ़ा भी हुआ है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन कॉमन टू बोथ एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक पाथवे। रेस्पिरेशन चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, यानी कि जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है। तो यहां पे आपके पास ऑप्शन है क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या फिर फर्मेंटेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा आपका? ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको आया है किस चीज से? ग्लूकोज से, और ये ग्लूकोज का लिसिस होता है यानी कि ब्रेकडाउन होता है। सर ब्रेकडाउन ये कहां पर होता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है आपका ये ग्लूकोज एंटर करता है जहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का कोई काम नहीं होता है। अब ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में जो हुई एज ए रिजल्ट क्या बनता है आपके पास? पायरुवेट इज गोइंग टू फॉर्म एंड अलोंग विद द पायरुवेट क्या होता है? थोड़ी सी एनर्जी यानी कि कितनी सर? 2 ATP molecules of energy has also been released. Okay, so this is all about glycolysis. बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, एरोबिक रेस्पिरेशन का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होता है जिसमें यही पायरुवेट सर किसके अंदर एंटर कर जाता है? दिस पायरुवेट इज गोइंग टू एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सर, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े हो जाता है। किस चीज में? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और इन दोनों के साथ ही साथ सर क्या होता है? अराउंड 36 ATP ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज। तो ये 36 ATP और 2 ATP ये दोनों मिलाकर के टोटल कितनी ATP रिलीज होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP जो है has been released in by the process of aerobic respiration। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाए कि रेस्पिरेशन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनएरोबिक पार्ट में क्या होता है? जो कि यीस्ट में होता है और बैक्टीरिया या फिर मसल्स में भी होता है। यीस्ट में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का पहला स्टेप होगा और सेकंड स्टेप ये क्रेब्स साइकिल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। तो वो बेचारा पायरुवेट, गरीब पायरुवेट उसी के अंदर पड़ा रहता है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा रहता है और वहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होती है। तो यीस्ट के केस में बेटा क्या होता है? दिस पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू C2H5OH यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बचा हुआ मिल जाता है। ठीक है, अगली चीज जो होती है, थर्ड केस जो होता है बेटा वो किसके अंदर होता है? मसल सेल के अंदर होता है या फिर बैक्टीरिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस तो हुआ ही हुआ, पायरुवेट जो होता है वो अगेन इट इज गोइंग टू स्टिल स्टे इन द साइटोप्लाज्म जहां पे ऑक्सीजन नहीं मौजूद है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और यही लैक्टिक एसिड बन जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेस्पिरेशन, द 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन जो मैंने यहाँ पे इसी स्लाइड में इसी क्वेश्चन की मदद से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो बेटा आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन से क्या सवाल पूछा जा रहा है? इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज एक्ट्स ऑन व्हिच सबस्ट्रेट। ठीक है, ये किस सबस्ट्रेट पे काम करता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किस सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है ये पूछा जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल में। प्रोटीन, स्टार्च, फैट्स या फिर सेलुलोज। तो आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अमाइलेज जहां पे दिया है इट इज गोइंग टू वर्क ऑन कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। किस वाले कार्बोहाइड्रेट पे सर? स्टार्च पे, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में स्टार्च है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी फॉर्म है सब पे अमाइलेज काम करेगा।
ठीक है। अब ये सलाइवरी अमाइलेज यानी कि मुंह के अंदर होता है तो सलाइवा होता है, सलाइवरी अमाइलेज में सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज इज कंप्लीटली प्रेजेंट। ओके, तो ये जितने भी फॉर्म होते हैं, अमाइलेज एक और होता है आपके अंदर, पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है बेटा, पैंक्रियास से जो रिलीज होता है वो भी कार्ब्स पे ही काम करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि क्या होता है, अमाइलेज कहीं भी आ गया तो ये कहां पे काम करेगा, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन एनी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि सबसे बड़ा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये। व्हिच सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। तो बहुत ही ज्यादा आसान एनसीईआरटी से सवाल है आपका ये कि कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग ऑफ व्हाट, ऑफ स्टोमेटल पोर्स। तो गार्ड सेल्स उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लीफ के ऊपर आपने पढ़ा कि सर ये गार्ड सेल्स इस तरीके से मौजूद होते हैं। दीज सेल्स आर गोइंग टू क्या कहते हैं, कंट्रोल द ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अगेन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्या है कि ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक यानी कि सर ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होगी इन यीस्ट, पायरुवेट इज गोइंग टू कन्वर्ट। मैंने बस पहली स्लाइड में इसका आंसर आपको बता दिया है कि पायरुवेट किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इट विल बी स्टिल इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड में। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी तो ग्लाइकोलाइसिस में रिलीज हो चुकी थी 2 ATP ऑफ एनर्जी। ओके, तो यहां पर क्या हो गया बेटा, ये दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। Next question is again from the respiration. The respiration question states that the respiratory pigment in human red blood corpuscles, RBCs के अंदर जो red pigment होता है जिसकी high affinity होती है किस चीज के लिए, ऑक्सीजन के लिए, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी भी करता है, रेड कलर का भी होता है, आरबीसी के भी अंदर प्रेजेंट होता है। सर सारी बातें हमें क्या बता रही है, हेमोग्लोबिन के बारे में बता रही हैं। दिस इज हेमोग्लोबिन। सवाल ये भी आपसे पूछ सकता है कि हेमोग्लोबिन अगर रेड होता है तो रेड क्यों होता है। सो ऑलवेज रिमेंबर हेमोग्लोबिन आयरन की प्रेजेंस की वजह से रेड कलर का होता है। सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि क्लोरोफिल कैसा होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर क्यों होता है, क्लोरोफिल से पूछ लेता है कि क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक है ना, क्लोरोफिल का कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, सर ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर क्यों होता है, जैसे कि अगर हीमोग्लोबिन रेड है वो आयरन की वजह से हो रहा है, इसी तरीके से क्लोरोफिल जो ग्रीन है वो बेटा किसकी वजह से होता है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम। ये किसकी वजह से होता है बेटा, मैग्नीशियम की वजह से होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखा जाए न्यूट्रिशन से अगला क्वेश्चन फिर से आता है आपके पास, फोटोसिंथेसिस से आता है, यानी कि द प्रोसेस बाय व्हिच द प्लांट्स आर गोइंग टू मेक द फूड। यहां पर फोटोसिंथेसिस की अगर बात करी जाए, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट हैपेंस टू द वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, ये आपको मालूम होगा कि लाइट रिएक्शन मैंने क्या बताया था कि लाइट की प्रेजेंस में होता है, उसमें 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट इज द फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें कि एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है और एटीपी बनता है। सेकंड क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू ब्रेक इनटू व्हाट, दे आर गोइंग टू ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। सर ये स्प्लिट हो जाते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स। आइए ऑप्शंस देखते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आर स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या पूछ रहा है फिर आपसे, the finger-like projection lining in the inner surface of small intestine that increases absorption area. Intestine में क्या हुआ, small intestine में डाइजेशन खत्म हो चुका है सर, now the process of absorption is going to occur। तो इस तरीके से finger-like projections होते हैं small intestine के अंदर, वो क्या करते हैं, वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसके अंदर से। तो उनको क्या कहते हैं, उन finger-like projections को they are called as villi कहा जाता है बेटा उसको। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। मैं जल्दी जल्दी इसीलिए करके चल रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से देख करके ये सारे क्वेश्चंस जो है वो तैयार कर ले। ओके, क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास सारे क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। अगला चैप्टर हम लोग करेंगे फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके भी मैं 50 क्वेश्चंस लाऊंगा। देन वी आर गोइंग टू डू रिप्रोडक्शन, उसके भी 50 क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस यहां पर मिलने वाले हैं और साथ में इस तरीके से तैयारी करते रहिए। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फॉर ऑल द थिंग्स, ठीक है। इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस, दिस इज द नंबर +917681333310, ठीक है। ये हमारा कॉन्टैक्ट, इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर पीपीटी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, तो चलिए बीच में मैंने आपको बता भी दिया, आपको थोड़ा सा वक्त लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन आपका है फ्रॉम द टॉपिक एक्सक्रीशन।
एक्सक्रीशन का जो टॉपिक है बेटा, यहां पर क्या बताया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर आपके पास किडनी आ गया, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, यूरेटर आ गया और पैंक्रियास आ गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये तीनों ही पार्ट है। किडनीज होती हैं सर, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेटर होता है, इस तरीके से इफ यू रिमेंबर यहां पर ये किडनीज होती हैं और यहां पर इस तरीके से यूरेटर्स होते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड दिस इज द यूरेथ्रा। ठीक है, तो पैंक्रियास क्या है सर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर इज pancreas. Okay, D is the correct answer in this particular question. Excretion. Let's move to the next question. Question number 9 को देखते हैं सर क्या कह रहा है question number 9. Question number 9 is again from respiration. यहाँ पर कह रहा है कि the buildup of which acid in muscles during sudden intense activity causes cramps. Muscles के अंदर कौन सी चीज बन जाती है, किस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं। पहली स्लाइड में पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि सर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि मसल्स के अंदर क्यों होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है सर, ऑक्सीजन पूरा प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एनएरोबिकली होने लगता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कह रहे हैं कि इन द ह्यूमन हार्ट व्हिच चैम्बर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपको अगर वीडियो आपको याद होगी, मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने चैम्बर के लिए आपको एक ट्रिक बता दी थी याद करने के लिए। अगर वो ट्रिक आपके लिए जो है वो क्लियर है, आपको याद है, आपने वीडियो देखी है, सो यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, सो दिस इज द हार्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि ये राइट वाला पोर्शन जो होता है बेटा, दिस इज पर्टिकुलरली this particular right portion is just for the deoxygenated blood. ये deoxygenated blood के लिए होता है और ये किस चीज के लिए होता है, लेफ्ट पोर्शन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए होता है। तो एक बात तो हमको क्लियर हो गई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए लेफ्ट वाला पोर्शन है और डीऑक्सीजनेटेड राइट वाला पोर्शन है। यहाँ पूछ कर रहा है आपसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में पूछ रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट वाला पोर्शन है, तो सर लेफ्ट वाला पोर्शन होगा। अब ये ऊपर वाला एक एट्रियम हो जाता है, वेंट्रिकल हो जाता है, ये राइट वाला तो आपको कैंसिल आउट हो गया क्योंकि सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है। पूछ रहा है ऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट वाले पार्ट में हो गया, तो ऊपर होगा या नीचे होगा। दोबारा से सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, इन ह्यूमन हार्ट विच चैम्बर पंप्स ब्लड टू द एंटायर बॉडी, हार्ट से निकल करके बॉडी में जा रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर, एक और ट्रिक मैंने बताई थी कि हार्ट है, हार्ट को बीच में से काट दीजिए, ऊपर वाला एट्रियम वाला पार्ट जो है, नीचे वेंट्रिकल वाला पार्ट है, अगर एंटर कर रहा है, ब्लड एंटर कर रहा है तो ऊपर वाले पार्ट में एंटर करेगा, और नीचे से अगर निकल रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो नीचे वेंट्रिकल से जो है वो निकलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज लेफ्ट वाला हो गया, यहां से वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बेटा अगर ये ट्रिक आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जो है वो मैं ये वीडियो की लिंक डाल दूंगा जिसमें ये ट्रिक पूरी डिटेल में मैंने आपको समझाई है। 10-11 मिनट की ट्रिक है, वो आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो जब देखेंगे, ट्रिक तो एक बार की होती है, समझने के लिए आपको एक बार हो सकता है उस वीडियो को देखना पड़े। इट विल बी वेरी क्लियर टू यू पीपल, ट्रस्ट मी। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। यहां पर क्या कह रहा है, पूछ रहा है ट्रांसलोकेशन के बारे में। ट्रांसलोकेशन जो होता है, क्या होता है पहले ये मैं बता दूं, यानी कि फूड प्लांट्स बनाते हैं, लीव्स बनाती हैं, वो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और आपको मालूम है कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, दो तरीके की पाइपलाइन होती है, जाइलम एंड वेसल्स। वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज डन बाय द जाइलम, और फूड का क्या होता है, फ्लोएम होता है। तो इतनी बात आपको अगर क्लियर है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एकदम सिंपल सा सवाल था ये कि फ्लोएम जो है इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन। ठीक है ना, ट्रांसलोकेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द प्लांट्स। Okay, let's move forward for the next one. Next we have excretion. Question number 12 is excretion. Excretion से क्या पूछ रहा है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड व्हाट, यानी कि जो यूनिट होता है किडनीज के अंदर ऐसा क्या मौजूद होता है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे अगर हम लोग जाए तो जाहिर सी बात है कोई सेल होता है, कोई यूनिट होता है, तो वो यूनिट पूछ रहे हैं क्या कहलाता है, वो यूनिट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अक्सर ऑप्शन में आपको क्या मिलता है, अक्सर ऑप्शन में आपको न्यूरॉन भी मिलता है, बच्चे गलती से न्यूरॉन लगा देते हैं, बट न्यूरॉन क्या होता है बेटा, नर्व सेल होता है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये क्या है, नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का पार्ट होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। सो बी अटेंटिव विद द ऑप्शंस, न्यूरॉन एंड नेफ्रॉन में फर्क है, तो नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर, न्यूरॉन नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। The next question is again from nutrition.
न्यूट्रिशन से क्या कह रहा है कि द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात हो रही है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, ये क्या हो रहा है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, यानी कि ऐसे प्लांट जो कि मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होता है। तो प्लांट्स को क्या चाहिए होता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है, जमीन चाहिए होती है, यही सारी चीजें चाहिए होती है। तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर क्या, ग्लूकोज वाटर नहीं सर, ऑक्सीजन मिनरल्स नहीं सर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट क्लोरोफिल बिल्कुल सही सर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज अगेन फ्रॉम रेस्पिरेशन। कह रहे हैं एटीपी स्टैंड्स फॉर व्हाट। एटीपी 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 करते रहते हैं, एटीपी क्या होता है सर, इट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट जो है वो लगे रहते हैं। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट इससे एक और याद आया, एटीपी है, एटीपी कन्वर्ट होता है किस चीज में जब ब्रेकडाउन होता है सर, एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब के 2, और साथ ही साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिटैच हो जाता है, यानी कि ये बॉन्ड के ब्रेक होने से, यानी कि एडीपी के साथ ये एक फास्फोरस ये जब डिटैच हुआ तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो अराउंड 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज बाय ब्रेकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड। एक बॉन्ड जब इस तरीके से टूटता है तो कितनी 30.5 किलो जूल ऑफ एनर्जी हैज बीन रिलीज। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट हो रहा है, टेक्स प्लेस इन विच ऑर्गेनल, किस चीज में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, एयर की एब्सेंस में ऑक्सीजन, सॉरी एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मौजूद है। फिर से पहले वाले क्वेश्चन से आंसर आ गया, पहले वाले में मैंने सारी चीजें आपको बता दी थी, लेकिन यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इनटू व्हाट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सर ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और साथ साथ में वाटर बन जाता है और 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। ये ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट होती है सर, ये रिएक्शन कहाँ होती है, इट इज गोइंग टू हैपन इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 15 का सी हो गया आपका। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, न्यूट्रिशन है बेटा। न्यूट्रिशन से है बेटा। न्यूट्रिशन क्या कह रहा है, विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय द स्टमक टू डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक कौन सा एंजाइम रिलीज करता है, तो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है सर, HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन प्रेजेंट होता है और तीसरी चीज म्यूकस प्रेजेंट होता है। HCl किस लिए प्रेजेंट होता है, इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स एंड प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन क्यों प्रेजेंट होता है सर, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, बिल्कुल पेप्सिन प्रेजेंट होता है, यही आंसर होगा पेप्सिन। तीसरी चीज म्यूकस प्रेजेंट होती है ताकि एसिड उसको इंटरनली स्टमक को डैमेज ना कर दे, इस वजह से म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मौजूद होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पेप्सिन ढूंढ लिया, ये रहा पेप्सिन। देखिए यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिन कहां से होता है सर, ये पैंक्रियाज से जो है वो रिलीज होता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। पेप्सिन कहां होता है सर, यही होता है जो कि स्टमक में रिलीज होता है। और ये पेप्सिन एज वेल एज ट्रिप्सिन बोथ ऑफ देम आर रिस्पांसिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अमाइलेज की बात करें, मैंने बताया था आपको, कार्ब्स के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज किस चीज के लिए होता है सर, फैट मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है सर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करते हैं, पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करते हैं, उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अमाइलेज कार्ब्स पे काम करता है और उसको सिंपलर फॉर्म में यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। Next is question number 17. Question number 17 is from the topic transportation. Transportation से देखें तो क्या कह रहा है, the loss of water in the form of vapor from the aerial parts of the plant is called as what? Loss of water from the plants. ये बताया था, loss of water कैसे होता है, evaporation होता है, और plant से evaporation हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, transpiration कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन इज द करेक्ट आंसर। देखिए इवेपोरेशन भी यहां पर दिया रहेगा तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अगर प्लांट्स के जरिए से इवेपोरेशन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और ये ट्रांसपिरेशन किसके जरिए से होगा, सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है, कौन सी पाइपलाइन होती है, जाइलम। क्यों, क्योंकि सर यही तो वाटर को कैरी कर रही है। ओके, ये लीव्स के जरिए से होता है, यानी कि इस तरीके से लीव्स के जरिए से स्टोमेटा ओपन होता है और स्टोमेटा के जरिए से जो है वो निकल करके चला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन फिशेस blood passes through the heart how many times per body circulation cycle। फिशेस के अंदर को ये याद रखना पड़ेगा कि फिशेस के अंदर क्या होता है सर, 2 चैम्बर हार्ट होता है। उसके पास एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। एक एट्रियम हो गया, दूसरा वेंट्रिकल हो गया। तो क्या होता है, इस तरीके से यहाँ से गिल्स से जो है वो हार्ट में आया ब्लड, यहाँ से निकल, सॉरी बॉडी से आया, ये दिस इज बॉडी, ठीक है ना, ये बॉडी से आया, हार्ट से पास होता हुआ यहाँ से जाता है, यहाँ पर मौजूद होते हैं गिल्स,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब इस तरीके से यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर बॉडी में चला जाता है, बॉडी से वापस जो है वो हार्ट में आ जाता है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल बार सर इस तरीके से जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज वंस फिशेस के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट है। एम्फीबियंस की हम लोग फिर बात करते हैं बेटा, एम्फीबियंस में क्या हो जाता है, 3 चैम्बर हार्ट हो जाता है, 3 चैम्बर। हम लोग मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करते हैं, मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर वहां पर क्या होता है, हो जाता है 4 चैम्बर हार्ट आपको मिलता है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा कि फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट है सर, तो इसमें एक बार सिर्फ सिंगल टाइम जो है वो पास होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म यूजेस फूड वैक्यूल फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी कि इंट्रासेलुलर का क्या मतलब होता है, सेल के अंदर ही अंदर डाइजेशन कर रहा है। तो कौन सा ऐसे मॉलिक्यूल होता है, आपने पढ़ा है अमीबा के बारे में। अमीबा क्या करता है, अपना सीडोपोडिया ऐसे फैलाता है और इस तरीके से फूड को कैप्चर कर लेता है, गरे लगा करके अपने अंदर की तरफ ले जाता है और क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल जो है वो बना करके इस तरीके से रख लेता है। यहाँ पर है, दिस इज द अमीबा, यहाँ दिस इज द फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल जो इसने बनाया बेटा, इसी के अंदर अपने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को है जो डालता है, यही डाइजेशन होता है, यहीं से एसिमिलेशन हो जाता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है और जो पार्ट बचता है उसको ये एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो क्या बताया, किसके बारे में है ये अमीबा के बारे में बता रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या पूछ रहा है आपसे, द पैंक्रियाटिक जूस, द जूस दैट हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द पैंक्रियाज contains an enzyme that digest emulsified fat। emulsified fat का क्या मतलब होता है, यानी कि ऐसा फैट जिसका कीमा बना दिया गया, छोटे छोटे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं फैट के। क्या होता है फिर उनके पास एक प्रोसेस होता है, उनके साथ एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन। ये इमल्सिफिकेशन कौन करता है बेटा, इमल्सिफिकेशन करता है आपका बाइल जूस। ये बाइल जो होता है, बाइल जूस, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। और एक और दूसरा इसका काम होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि बाइल के का जो फंक्शन होता है, एक तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है, दूसरा फंक्शन बाइल का क्या होता है। दिस इज योर होमवर्क, गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो मैं आपको इमल्सिफिकेशन के बारे में बता दूं, ये बड़े बड़े जो फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको छोटा कर देता है, बस इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। ठीक है, अब क्या होता है, उसके ऊपर एक एंजाइम जो कि कहां से रिलीज होता है, पैंक्रियाटिक जूस से रिलीज होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, लाइपेज। लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। ये लाइपेज इस पे काम करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, इमल्सिफाइड फैट को कन्वर्ट कर देता है किस चीज में बेटा, फैटी एसिड्स में, फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, इसमें ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या है, लाइपेज जो है वो काम करेगा। ट्रिप्सिन, पेप्सिन दोनों प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, अमाइलेज कार्ब्स पे काम कर रहे हैं, ये लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट पे काम कर रहा है। ओके, सो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन। लीजिए भाई साहब, अगला सवाल आपसे डायरेक्ट पूछ ही लिया, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन बाइल को प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम लोगों ने देखा लिवर प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें बेटा आपको, ये लिवर प्रोड्यूस तो करता है लेकिन रिलीज नहीं करता जब जरूरत होती है। क्या करता है, ये प्रोड्यूस करने के बाद स्टोर कर देता है इसको किस चीज में, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में जाकर के ये स्टोर रहता है और जब जरूरत होती है इसका वहीं पे कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ बढ़ता रहता है, जब जरूरत होती है तब गॉल ब्लैडर से जो है वो रिलीज हो जाता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको याद होगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है, यानी कि ये वो प्रेशर होता है जो कि आर्टरीज लगाती है, अरे ब्लड लगाता है आर्टरीज की वॉल्स पे। ठीक है ना, द प्रेशर दैट हैज बीन एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है सर, एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। आपको याद होगा क्लास में मैंने पढ़ाया था कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्या होता है, ये वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे होते हैं, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम होता है।
ठीक है ना। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए यानी कि वेंट्रिकल से इस तरीके से बंद होकर के प्रेशर लगाया तो क्या होता है, ब्लड बहुत तेजी से निकल करके जाता है। फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, इस तरीके से ये वाला प्रेशर होता है। तो ये सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक कितना होता है, 120 अपॉन 80 mm ऑफ Hg होता है। mm ऑफ Hg क्या है, ये आपका मेजरिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो यहां पर सवाल देख लेते हैं क्या पूछा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। सवाल क्या पूछ रहा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 mm ऑफ Hg जो होता है दैट इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। Let's move to the next one. Question number 23 is again from nutrition. कह रहा है which of the following is a parasitic heterotroph? पैरासाइट क्या होता है पहले ये जान रहे थे, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहे होते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके सर में जू हो गई तो जू आपसे न्यूट्रिशन तो ले रही है लेकिन आपको किल नहीं कर रही है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ पैरासाइट। हेट्रोट्रॉफ यानी कि हेट्रोट्रॉफ तो है ही जाहिर सी बात है क्योंकि खुद का खाना बनाने में दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इनमें से कौन सा एग्जांपल है, यीस्ट कह रहे हैं, अमीबा कह रहे हैं, मशरूम कह रहे हैं, कस्क्यूटा कह रहे हैं। तो कस्क्यूटा इज द करेक्ट आंसर बेटा। ये क्या होता है, ये इस तरीके से एक प्लांट होता है, उस प्लांट के ऐसे करके जो है वो पूरी तरीके से जो है जकड़ लेते हैं, इनकी रूट जो होती है और ये इनकी प्लांट के स्टेम से जो है वो सारा न्यूट्रिशन जो है वो निकालते रहते हैं। अमरबेल भी कहा जाता है इसको। कस्क्यूटा इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ट्रांसपोर्टेशन से है और ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन इज कैरीड इन ह्यूमन ब्लड प्राइमरीली बाय व्हाट। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सर हीमोग्लोबिन को पढ़ा था हम लोगों ने कुछ देर पहले कि हीमोग्लोबिन रेड कलर का एक पिगमेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है और वो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा होती है। सवाल एक और याद आया बेटा कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेकर के जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेकर के जाता है। ठीक है, जैसे पुरानी फिल्मों के हीरो नहीं होते, जैसे उसमें शोले में ठाकुर को बांध दिया जाता है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, एक पैर इधर एक पैर इधर, ऐसे करके लेकर के जा रहा है ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक है, 4 ऑक्सीजन को लेकर के जा रहा है कौन, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। तो आइए देखा जाए क्या क्या ऑप्शन आपके पास, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आरबीसी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25, वी आर हाफवे देयर। ट्रांसपोर्टेशन से अगेन सवाल आता है कि यार ऑक्सीजन की तो बात कर ली सर, अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड मोस्टली इन विच फॉर्म, किस पर्टिकुलर फॉर्म में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाउंड टू हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सर, हीमोग्लोबिन से भी बाउंड होता है। डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, थोड़ा बहुत इसमें भी होता है। प्लेटलेट्स में नहीं सर, प्लेटलेट्स में नहीं होता है। पैस कार्बोनेटेड आइंस, कार्बोनेटेड बल्कि नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होता है, बाइकार्बोनेट आइंस के जरिए से होता है, बाइकार्बोनेट आइंस। ओके, बाइकार्बोनेट आइंस। अब यहां पर क्या होता है कि 3 आंसर आपके पास जो मिल रहे हैं तीनों सही आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा समझ के इनको करना होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि मोस्टली किस में होता है, तो बाइकार्बोनेटेड आइंस में सबसे ज्यादा होता है, यानी कि 80 to 85% जो होता है वो इसी के जरिए से होता है। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत परसेंट 8 से 10% जो है वो इसके साथ जरिए से होता है, बाकी बचा 7 से 8% जो है वो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, इस तरीके से हो जाता है। तो ये तीनों ही करेक्ट आंसर है, बस सबसे ज्यादा पूछा गया है तो सबसे ज्यादा किसके जरिए से होता है, इसके जरिए से होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, बाइकार्बोनेटेड आइंस के जरिए से होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, दिस इज अ ट्रिकी वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26 अगेन फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। सर खून को क्लॉट करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, एकदम सिंपल सी बात है। फाइट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस ह्यूमन, हेल्प क्लॉट ब्लड एट इंजरी साइट, यानी कि क्या होता है जहां से भी आपको कट लग गया वहां से ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर ये प्लेटलेट्स के सेल पहुंचते हैं और वहां पर क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ओके, क्लास में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि किस तरीके से कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, कैसे फाइब्रिन का मेश बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज कहां से रिलीज होता है, कौन कौन से वो आयंस हैं। आयंस के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किस चीज के लिए, फॉर दी क्लॉटिंग। ये 2 आयंस के, ये बहुत इंपॉर्टेंट से सवाल हो जाएगा बेटा, आप अलग से लिख लीजिएगा इसको स्टार पॉइंट बना करके कि पोटेशियम और कैल्शियम आयंस जो है दे आर रिस्पांसिबल फॉर, दे आर बीइंग हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। We have question number 27 again from nutrition. Nutrition से अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि the starch stored in plants is analogous to which energy storage substance. Analogous के बारे में मैं बता दूं कि analogous का मतलब क्या होता है कि फंक्शन सेम हो रहा है। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्लांट स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है अपने खाने को, ठीक है, उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर ये जो खाना स्टोर होता है वो किस फॉर्म में हो रहा है,
ग्लूकोज है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, या फिर सुक्रोज है। सर स्टोर तो फैट के फॉर्म में होता है, फैट तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है बेटा वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ऑलवेज रिमेंबर इन ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टार्च स्टोर होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो स्टोर होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 28, इट इज फ्रॉम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से आपसे सवाल पूछ रहा है कि यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनीज इज स्टोर्ड टेम्परेरीली। सर इतना आसान सवाल, कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। सिंपल सी बात है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है कुछ वक्त के लिए, उसके बाद पास आउट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि द कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्टार्टिंग में सर ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, यहां पर ये वाला, कह रहे हैं दैट कलेक्ट्स फिल्ट्रेट इज व्हाट। इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है बेटा बोमेन्स कैप्सूल। और इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर गुच्छा प्रेजेंट होता है किस चीज का? कैपिलरीज का। कितनी कैपिलरीज का सर? टफ्ट ऑफ 50 कैपिलरीज आर प्रेजेंट हियर। ठीक है, गुच्छा प्रेजेंट है कितना? 50 कैपिलरीज का। दैट गुच्छा इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। और ये दोनों ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मैलफिजियन बॉडी। ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है। क्या कहते हैं इसको? टुगेदर दे आर कॉल्ड एज मैलफिजियन बॉडी। ठीक है ना? बहुत सवाल आपसे जो पूछा जाता है, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा, क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है? जैसे ह्यूमंस के अंदर किडनी का होता है, इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है? इंसेक्ट्स के अंदर मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लैटवॉर्म्स होते हैं, फ्लैटवॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं सर? फ्लेम सेल्स होते हैं। फ्लेम सेल्स वाला क्वेश्चन पूछा गया 11th इंटरेस्ट में पहले भी, तो आप पीवाईक्यूज अगर सॉल्व कर चुके हैं तो उसमें ये क्वेश्चन आपने जरूर सॉल्व किया होगा कि फ्लैटवॉर्म्स के अंदर which is the excretory organ. So flame cells are the excretory organs found in the flatworms. Okay, let's move to the next one. क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। कह रहे हैं इन आर्टिफिशियल किडनी यानी कि डायलिसिस की बात करें, हीमोडायलिसिस, वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड पासेस इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय व्हाट? वेस्ट प्रोडक्ट किसमें? आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था कि इस तरीके से सर ये डायलिसिस की मशीन है, यहाँ पे इस तरीके से सेलोफेन ट्यूब्यूल्स इस तरीके से जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लड लिया गया, तो ब्लड में लेने के बाद इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है 0 डिग्री, और इसके अंदर हेपारिन डाल दिया जाता है ये कोगुलेट ताकि ना करे मशीन के अंदर जाने के बाद। ठीक है, अब आगे क्या होता है? कह रहे किस प्रोसेस से जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन जो होता है इसके अंदर वो बिल्कुल आइसोटोनिक होता है किसके? ब्लड प्लाज्मा से। सिर्फ क्या होता है उसके अंदर? यूरिया नहीं होता है। तो यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा है किस चीज के अंदर? ब्लड के अंदर, और इधर की तरफ कम है, तो सिंपल डिफ्यूज हो जाता है वहां से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो द करेक्ट आंसर इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपका सही आंसर होगा। यहां से करके डिफ्यूज करके इस तरीके से इस सॉल्यूशन में आ गया, उसको आप यहाँ पे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वापस जब ये ब्लड जा रहा होता है बॉडी के अंदर, तो इसका टेम्परेचर फिर से दोबारा बॉडी के टेम्परेचर के बराबर कर दे रहे हैं, और इसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं? एंटी हेपेरिन ऐड कर देते हैं ताकि ये बॉडी के अंदर जाकर के दोबारा से कोगुलेट हो सके। पता चला कट लग गया, डायलिसिस करवा करके आए थे, एंटी हेपेरिन नहीं मिला था, खून बहते ही चला गया, भाई साहब आदमी जो है वो सुहा हो गया। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 इज फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में अगला सवाल क्या पूछ रहा है? न्यूट्रिशन से कह रहा है कि हेटेरोट्रॉफ्स की बात कर रहे हैं सर, उनकी बात कर रहे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहले इंटेक करते हैं, उसके बाद अंडर डाइजेशन होता है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सर आउटसाइड ब्रेक डाउन, आउटसाइड डाइजेशन बाहर होगा, उसके बाद उसको एंगल्फ करेंगे। तो ये किसका? सैप्रोफाइट्स करते हैं बेटा ये। तो द करेक्ट आंसर इज सैप्रोफाइट्स। यहाँ पर सैप्रोफाइट्स का ग्रुप कौन सा है? टेफॉर्म रीच नहीं, लायन टाइगर काउट डेयर नहीं, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का क्या नाम होता है बेटा? जल्दी, मुझे मैम नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा था लेकिन मुझे याद आ गया कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल क्या होता है, क्या नाम क्या होता है? तो ये करेक्ट आंसर, ये सैप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? ये आपके फंजाई होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से क्या पूछा जा रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन। इन सारे स्टेटमेंट में डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है? यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। कैसे होता है? यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं कह सकते हैं, 4 चैम्बर हार्ट के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर भी होता है। ये डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है? सर्कुलेशन होता है किन चीजों के बीच में बेटा? बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, बीच में आपका हार्ट आ जाता है, ठीक है, बीच में आपका हार्ट आ गया, और इधर की तरफ आपके क्या है? लंग्स है।
तो बॉडी से हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट से दोबारा से लंग्स में जाता है, लंग्स से दोबारा से हार्ट में आता है, और हार्ट से फिर से बॉडी में जा रहा है। सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर रफ डायग्राम, क्या है, हार्ट और बॉडी के बीच में एक सर्कुलेशन हो रहा है। इस सर्कुलेशन को बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, दिस पर्टिकुलर सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? दिस इज कॉल्ड एज सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरा जो होता है इधर की तरफ, जो कि किसके बीच में हो रहा है सर? यहां पर देखने को मिल रहा है कि हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है। सो दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? दिस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। Both systemic circulation and pulmonary circulation, both of them occur simultaneously, but that's why this particular process is called as double circulation। यही वजह है कि इस प्रोसेस को हम क्या किस नाम से जानते हैं? डबल सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो हार्ट में दो बार ब्लड जा रहा है, एक बार इस केस में जा रहा है, एक बार इस केस में जा रहा है। तो आइए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आंसर देखते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शंस को देखा जाए, ब्लड पासेस थ्रू हार्ट वंस, नहीं सर, फिशेस में जा रहा है। ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस पर बॉडी साइकिल, बिल्कुल सही बात है। आगे ब्लड सर्कुलेट टू सेपरेट बॉडीज, नहीं। टू टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो, टू टाइप्स ऑफ ब्लड फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, दो तरीके के ब्लड तो फ्लो करते हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में किस तरीके से नहीं कर रहे बेटा, एक ही डायरेक्शन में, दोनों एट्रियम में आए, दोनों नीचे वेंट्रिकल्स में गए, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। Okay, let's move forward for the next question. Question number 33 is again from transportation. कह रहा है हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ये हाइपरटेंशन किसकी वजह से होती है? आइए देखा जाए क्या कह रहा है। डायलेशन ऑफ आर्टेरियोल्स, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। देखो बेटा, हमेशा समझो, ठीक है, अगर इस तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें क्या है, बिल्कुल ही कंट्रास्टिंग टर्म्स मिल रही है, तो ज्यादातर क्या होता है, इन्हीं दोनों में से आंसर होता है। तो यहाँ पे आप 50-50 खेल सकते हैं, दोनों आंसर को कट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ लेते हैं। इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट्स के बढ़ने की वजह से नहीं सर। डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स, अगर रेड ब्लड सेल्स ही कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेल्स कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों में से कुछ होगा। आर्टेरियोल्स क्या होता है? पाइपलाइन हो रही है जिनके जरिए से ब्लड जा रहा है। कह रहे हैं उनका डायलेशन हो जा रहा है, यानी कि चौड़े हो जा रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर कम होगा, या कंस्ट्रिक्शन वो पतले हो जा रहे हैं तब ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होगा, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या है? ब्लड प्रेशर ज्यादा होना है। तो आपको याद होगा, आप गमले में जब पानी लगाते हैं तो क्या होता है, नॉर्मल पाइप करे हुए तो पानी जा रहा है, लेकिन जैसे ही आपने आगे से ऐसे करके दबा दिया तो क्या हुआ, पानी का प्रेशर बढ़ गया, दूर तक पानी जा रहा है। तो क्या हुआ, नॉर्मल जब फ्लो कर रहा था चौड़ा हो गया, और मोटा सा पाइप आ गया तो क्या हो गया, धीरे हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ठीक है ना। पाइप क्या हुआ, आपने दबा दिया, कंस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 34 आपका न्यूट्रिशन से फिर से आ गया है। ये क्या कह रहा है कि इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक इज मेड अल्कलाइन बाय व्हाट। यानी कि स्टमक में जब खाना होता है तो हम लोगों ने पढ़ा सर उसके अंदर HCl मौजूद होता है। HCl क्यों मौजूद होता है? क्योंकि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लेकिन वो शर्त रख देता है कि अगर आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे तभी मैं काम करूंगा। अब क्या होता है, अब जब वहां से निकल करके जो है ये खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां के जो पैंक्रियास से एंजाइम्स आते हैं वो भी एक शर्त रख देते हैं, कह रहे हैं हम भी काम करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हम जो है वो बेसिक मीडियम में काम करेंगे। तो बेसिक मीडियम पूछ रहा है कि किस तरीके से होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन द एसिडिक फूड फ्रॉम स्टमक इज मेड अल्कलाइन बाय व्हाट। तो ये बेसिक मीडियम जो है वो कौन बनाता है, ठीक है। तो बाइल जूस जो होता है, जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है। जो आंसर मैंने पूछा था आपको, जो होमवर्क के तौर पे मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बाइल का दूसरा फंक्शन पूछा था कि बाइल का एक फंक्शन तो हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल का जो दूसरा फंक्शन मैं आपसे कमेंट में लिखने को कह रहा था तो वो यही है बेटा कि ये क्या करता है, ये लिवर से जो बाइल आता है वो आपके इसको, इस कमिंग फूड को अल्कलाइन भी बनाता है इमल्सिफिकेशन के साथ ही साथ। ओके, सो आई होप ये दोनों चीजें आपको जो है वो क्लियर हो गई, इमल्सिफिकेशन भी और ये अल्कलाइन नेचर भी इसका कि किस तरीके से क्यों अल्कलाइन बनाता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आपका अगेन इट इज फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को देखिए, थीम हरी हरी दी है, तो हरे हरे सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूट्रिशन से है। Which gas is released as by-product of photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कौन सा गैस रिलीज होता है? सर ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट्स हमको क्या देते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये हमको क्या देते हैं, ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिलीज ऑक्सीजन। कभी कभार सवाल इससे क्या पूछता है, तो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से रिलीज हो रही है ना, वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टूटने से हो रही है। तो जब हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का ब्रेकडाउन जब होता है ना बेटा, तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यही ऑक्सीजन जो है
वो इस तरीके से टूट जाती है और ये हाइड्रोजन जो है इसको NADP मॉलिक्यूल जो है वो ले जाता है कहाँ पर, वो NADPH बन जाता है, NADPH बन जाता है और ये NADPH डार्क रिएक्शन की साइड पे यानी कि स्ट्रोमा में ले जाता है। NADP स्टैंड्स फॉर निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो कोई बात नहीं, अभी तक सवाल नहीं पूछा है लेकिन ये सवाल जरूर पूछा है कि ये वाटर मॉलिक्यूल यानी कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके ब्रेकडाउन से आया, तो वाटर के मॉलिक्यूल से आया। ये हाइड्रोजन को डार्क रिएक्शन पे कौन कैरी करके ले जा रहा है, तो कौन कैरी करके ले जा रहा है, NADP लेकर के जा रहा है। ओके, आई होप यू गेट दैट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से आ गया फिर से। कह रहे थे मूवमेंट ऑफ वाटर अपवर्ड इन जाइलम ड्यूरिंग द डे इज मेनली ड्रिवन बाय। दिन के वक्त में क्या होता है बेटा, ये जो लीव्स है आपकी, लीव्स के पोर्स ओपन है, जीरोफाइट्स की बात नहीं कर रहे, जीरोफाइट्स रात में करते हैं यूजुअली ये काम, जीरोफाइट्स यानी कि डेजर्टल प्लांट्स। नॉर्मल लीफ के ओपन है, पोर्स यानी कि स्टोमेटा ओपन है, और क्या होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट दिन के टाइम क्या हो रहा है, वो इवेपोरेशन हो रहा है प्लांट से, यानी कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अब क्या होता है, लीव्स के अंदर जो वाटर है, लीव्स का जो वाटर है, वाटर कंटेंट इस तरीके से इवेपोरेट होकर के चला गया। अब क्या हुआ, लीफ के बाद स्टेम है, स्टेम के अंदर जो वाटर होगा, यहाँ से ये लीफ जो है वो वाटर यहाँ से खींच लेती है। अब स्टेम के पास क्या हुआ, वाटर खत्म हो गया, स्टेम क्या करती है, ये रूट से इस तरीके से खींचते हुए ले जाती है। अब रूट्स के पास कम हो गया, जब रूट्स के पास कम हो जाता है तो ये सॉइल के जरिए से खींच लेती हैं। तो ये क्या है, ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है। तो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो द करेक्ट आंसर हियर इज ट्रांसपिरेशनल पुल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन। कह रहा है क्लोरोप्लास्ट जो होता है सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्लास्टिड। द ऑर्गेनल कंटेनिंग क्लोरोफिल अपीयर्स एज विच कलर अंडर द माइक्रोस्कोप। जाहिर सी बात है सर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, उसके ग्रीन कलर के होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, तो जाहिर सी बात है वो कैसे लगेगा, ग्रीन डॉट्स की तरीके से दिखेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या रहा है, किससे है, ट्रांसपोर्टेशन से। सर विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चैम्बर्ड हार्ट। जल्दी से आप बल्कि कमेंट बॉक्स में इसको बताइए, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसका आंसर मैं खुद ना बताऊं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है पिछली स्लाइड में, बल्कि मैं नहीं बताऊंगा किस ये कौन सा क्या इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि इस हार्ट के बारे में, किसके अंदर 2 चैम्बर होता है, किसके अंदर 3 चैम्बर होता है, किसके अंदर 4 चैम्बर होता है। और एक एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के अंदर ये एक एक्सेप्शन होता है बेटा, इसके अंदर माना जाता है 4 चैम्बर हार्ट, बेसिकली 4 नहीं, इसके अंदर 3.5 चैम्बर हार्ट होता है, यानी कि 2 तो एट्रियम मौजूद होते हैं, इस तरीके से 2 एट्रियम होते हैं, लेकिन वेंट्रिकल्स जो होते हैं 3 चैम्बर वाले में एक होते हैं, लेकिन इसका वेंट्रिकल पार्शियली जो है वो डिवाइडेड होता है, तो माना जाता है कि 3.5 चैम्बर हार्ट है बेसिकली अंदर क्रोकोडाइल के अंदर। तो ये क्या, ये एक एक्सेप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप बताएंगे, आप मुझे क्वेश्चन नंबर 38, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि 38 का ये डैश ऑप्शन है, इसका ये सही है। ओके, आई विल वेट फॉर योर आंसर, आई विल लुक इनटू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 इज फ्रॉम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, तो कह रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है सर, जब खाना एंगल्फ करते हैं, कोई भी चीज घोटते हैं, तो इसमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से खाना नीचे की तरफ आ जाता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है, इसोफेगस के अंदर यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट इसोफेगस होता है, उसके अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, अब उसकी वजह से क्या होगा सर, ये तो पूरा लिखा हुआ, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स लाइनिंग इन द कैनाल, दिस इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 40 इट इज फ्रॉम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पार्ट देखते हैं, कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है। शुरुआत का फिर से पहला क्वेश्चन, उसी स्लाइड में मैंने सब चीजें आपको बता दी है। ये कहां पर हो रहा था सर, ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्रेब्स साइकिल की अगर बात होती, यानी कि क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, फर्दर पायरुवेट का जो है वो ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, वहां पायरुवेट का ब्रेकडाउन अगर होता तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता क्रेब्स साइकिल, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में क्या कह रहे हैं कि लिम्फ डिफर्स फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा मेनली बिकॉज इट इज व्हाट। लिम्फ और ब्लड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है, पहले लिम्फ के बारे में आपको बता दूं कि जब ब्लड कैपिलरीज से निकल रहा होता है तो कुछ पार्ट्स जो होता है ब्लड के प्लाज्मा से, वो फिल्टर आउट होकर के टिश्यू के अंदर आ जाता है, उसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, और उसी को हम लिम्फ भी कहते हैं। तो पूछ रहे हैं ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसका खास बात क्या होती है कि ये कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। प्रोटीन्स जो होते हैं उसके अंदर कम होते हैं,
और कैसा होता है, बेसिकली कलरलेस होता है। कुछ बच्चे यहाँ पे भी जा सकते हैं, सर हमने देखा था कि येलो कलर का होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि कोई सेल्स नहीं होता है, ऐसा नहीं है, उसके अंदर बहुत ढेर सारे WBC प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर। ओके, इम्यूनिटी पे काम करता है WBC। आइए साहब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज अगेन फ्रॉम एक्सक्रीशन। आइए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि a healthy adult produces around 180 liters of initial filtrate या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं उसको, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस में होता है, इस तरीके से वुमेन्स कप होता है। इसमें से जब ये यहाँ से यूरिन अरे क्या कहते हैं ब्लड पास हो रहा होता है, तो जितनी भी चीजें होती हैं, ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस along with huge amount of water, all of them is going to be filtrated out। वो एक दिन में कितना हो जाता है, 180 लीटर होता है। लेकिन ये सारा अच्छा खासा जो है पार्ट जो है वो नेफ्रिक डक्ट में आते हुए यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट हम कितना यूरिन पास आउट करते हैं सर, तो 1 से 2 लीटर यूरिन पास आउट होता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में बात कर रहा होता तो 180 लीटर हम लोग पास करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पास नहीं करते, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। अगेन पर्पल कलर इज एक्सक्रीशन। प्लांट स्टोर एक्सेस वेस्ट प्रोडक्ट इन विच सेलुलर स्ट्रक्चर। अलग अलग स्ट्रक्चर में प्लांट करता है सर, गम के फॉर्म में करता है सर, लीव्स में कर देता है, फ्रूट में कर देता है, लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है कि सेलुलर स्ट्रक्चर में करता है, सेल के किस पार्ट में करता है। तो जाहिर सी बात है जो वैक्यूल होते हैं उसी के अंदर स्टोर होता है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। तो सेल वैक्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, let's move forward for the next one. Next question is again from respiration. Question number 42 क्या कह रहा है कि rings of cartilage in the human throat primarily function to what, यानी कि आपके थ्रॉट जो होता है, इस तरीके से यहाँ पर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ये किस लिए प्रेजेंट होती है, ताकि ये चीज आपकी ब्लॉक ना हो जाए। अगर ब्लॉक हो जाती है तो सांस सही से नहीं आती है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फिल्टर एयर प्रोड्यूस म्यूकस टू द लुब्रिकेशन, इंश्योर एयर पैसेज। तो एयर पैसेज जो है आपका सही से ओपन रहे, वो ब्लॉक ना हो जाए, इस चीज को इंश्योर करता है। बहुत सिंपल सिंपल सा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे सारे के सारे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम रेस्पिरेशन, द बलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, एल्वेलाई। सर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये ट्रैकिया होता है, ट्रोकिया ब्रोंकाई में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर आपके जो है वो इस तरीके से लंग्स मौजूद होते हैं, और लंग्स के अंदर ये फर्दर स्प्लिट होता है ब्रोंक्यूल्स में, और एटलास जाकर के ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके ऊपर बहुत ढेर सारी ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई होती है, रिच सप्लाई होती है, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्वेलाई कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 न्यूट्रिशन से। लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं। कह रहा है नाइट्रोजन एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इज टेकन अप इन विच फॉर्म। नाइट्रोजन हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं ले सकते, प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत जरूरी होती है इन ऑर्डर टू मेक द प्रोटीन, बट दे कैन नॉट टेक इट फ्रॉम द इन द एटमॉस्फेरिक फॉर्म। वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स by the process called as nitrogen fixation। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका लाइटनिंग के जरिए से भी होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका राइजोबियम भी करता है लेग्यूम्स में, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके ब्लू ग्रीन एल्गे भी करते हैं। तो न्यूमरस नंबर ऑफ स्टेप्स आ गया जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, और यही फॉर्म जो होता है वो प्लांट्स उनको एब्सॉर्ब करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 47 इज फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन। कह रहे हैं कि वॉल्व्स, हार्ट के अंदर जो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो क्यों प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा ये इस वजह से प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का जो बैक फ्लो है वो दोबारा से ना हो जाए। ब्लड, अरे हार्ट का एक चैम्बर मान लीजिए इस तरीके से, मेरा हाथ ऐसे है, सी दिस, ट्राई टू सी दिस, ये ऊपर वाला एट्रियम है। अब ब्लड जो है आप खुद करके देखिए, ऐसे करके मैं पास करूं तो नीचे की तरफ आ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ जा रहा है, लेकिन अगर मैं लेकर के जाऊं इसे दोबारा से तो नहीं, पीछे की तरफ जा रहा है। तो यही फंक्शन होता है, किस तरीके से, ऐसे तो पास हो जा रहा है, ब्लड नीचे की तरफ आ जा रहा है, लेकिन बैक फ्लो जब हो रहा है ब्लड का तो उसको रोक दे रहा है। तो इसी वजह से यही फंक्शन होता है मेन वॉल्व्स का। तो क्या आंसर आपका हो जाएगा, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 फ्रॉम न्यूट्रिशन। कह रहे हैं डेजर्ट प्लांट्स, यानी कि डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं इनको जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। क्या प्लांट्स भी इनको कहा जाता है। कह रहे हैं टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग द डे। रात में इसको ले लिया और दिन में इसका इस्तेमाल करते हैं यूजिंग क्लोरोफिल एनर्जी। दिस शोज दैट फोटोसिंथेसिस स्टेप्स, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शंस मोस्ट अकर साइमल्टेनियसली, अगर साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे होते तो ऐसा तो नहीं होता कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड ले फिर अगले दिन उसको करे। समझ में आ गया, तो ये वाली बात तो गलत है। रिक्वायर कंटिन्यूअस सनलाइट, कंटिन्यूअस सनलाइट भी नहीं जरूरी है सर, वरना ये फौरन उस तरीके से होता है, डार्क रिएक्शन को कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता।
नेक्स्ट बी देखा जाए क्या कह रहा है, नीड नॉट अकर वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, कह रहे हैं एक के बाद फौरन ही दूसरा होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रात में ले ली, अब सुबह में जब होगी तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके सारी चीजें आगे करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ भी पढ़ ले, ओनली अकर इन डार्कनेस, नहीं, लाइट रिएक्शन भी होती है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम न्यूट्रिशन, क्या कह रहा है, अ हर्बीवोर हैज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेयर टू कार्निवोर, व्हाई इज दैट? सो हर्बीवोर क्या कहते हैं, प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है, वो सेलुलोज जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, कार्निवोर या ओमनिवोर डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से हर्बीवोर की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लंबी होती है, बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल टोटल अगर बात करी जाए तो उनकी लंबी हो जाती है, क्योंकि उनके एलिमेंट्री कैनाल में एक और अलग से चैम्बर होता है र्यूमेन, जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मौजूद होता है। तो कंपेरेटिवली इनकी कार्निवोर की जो एलिमेंट्री कैनाल है या स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। आइए ऑप्शन देखा जाए, क्या कह रहा है, मीट इज हार्डर टू डाइजेस्ट देन प्लांट, नहीं बिल्कुल नहीं, आसानी से हो जाता है। सेलुलोज इन प्लांट्स फूड नीड्स मोर टाइम टू बी डाइजेस्टेड, बिल्कुल सही बात है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन इन फॉर टुडेज लेक्चर, एक्सक्रीशन से है। कह रहे हैं विच मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस एक्सक्रीशन एज अ लाइफ प्रोसेस, एक्सक्रीशन को कौन सा पार्ट आपका एक्सप्लेन कर रहा है, आइए पढ़ा जाए। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वाया एनएस, बिल्कुल नहीं सर, ये प्रोसेस होता है इजेशन, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, तो एब्जॉर्प्शन सिंपल सा हो गया। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, किस फॉर्म में मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, वो यूरिया के फॉर्म में होता है बेटा, और ये यूरिया कहाँ बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, द करेक्ट आंसर इज दिस, आंसर मैंने बता दिया पहले ही। यूरिया कहाँ बनता है, दो इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, यूरिया कहाँ बनता है बेटा, लिवर के अंदर बनता है। फिल्टर कौन करता है, फिल्ट्रेशन यूनिट की अगर बात करी जाए तो किडनीज होती है, लेकिन फॉर्मेशन यूनिट की बात करी जाए तो वो क्या होता है, लिवर होता है। और किस पर्टिकुलर साइकिल से बनता है, तो देयर इज अ साइकिल दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल के जरिए से आपका ये लिवर के अंदर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है सर, अमाइनो एसिड्स का रिएक्शन होता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड तो आ गई, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अमाइनो एसिड क्या है बेटा, प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन के डाइजेशन होता है तो अमाइनो एसिड बनता है। तो अमाइनो एसिड का इस तरीके से इसके साथ रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देता है, ये यूरिया बना देता है। और इसी वजह से हम लोग क्या कहलाते हैं, वी आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है ना, और मोनोटेलिक की हम लोगों ने क्लास में सारी चीजें पढ़ी थी। इफ यू पीपल दिस इज इट, वी हैव डन विद दिस, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ये 50 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के आया था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट या आपकी कोई खास फरमाइश है किसी और चैप्टर के बारे में, आप चाहते हैं कि ये वाला चैप्टर मैं पहले ले आऊं या ये वाला बाद में ले आऊं, अदरवाइज मैं सीरीज में पहले आपको लाइफ प्रोसेस करवा दिया, फिर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करवाऊंगा, और 10th के चैप्टर के बाद होने के बाद मैं आपके 9th के चैप्टर्स पे आऊंगा। ये सारे आपको हर एक चैप्टर से आपको इंशाल्लाह एनसीईआरटी बेस्ड, क्योंकि पेपर बन रहा है ज्यादातर, तो एनसीईआरटी बेस्ड 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से इंशाल्लाह मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। स्टिल इफ यू पीपल हैव एनी डाउट, एनीथिंग, इफ यू वांट एनी पर्टिकुलर लेक्चर, यू कैन राइट ऑल दोस थिंग्स इन द कमेंट बॉक्स। एक बहुत खास अनाउंसमेंट आपको और बता दूं बेटा, ये चीज जो है, यानी कि यहाँ पर इफ यू वांट टू प्रिपेयर विद अस, यानी कि हमारे बच्चों के साथ आप पढ़ना चाहते हैं, जो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ाई गई, ये सारी चीजें जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे बच्चे कर चुके हैं, इन सबको मालूम है। तो आप भी इस तरीके से अगर पढ़ना चाहते हैं, अपना 9th 10th संवारना चाहते हैं, अपने 11th इंटरेस्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 9th और 10th के रेगुलर के बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं ZA Academy में फ्रॉम 20th and 27th of April. And if you want to enroll yourself, what you simply need to do, just dial these number 7668133310 और 9520845473। इस पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम विजिट कर सकते हैं हमारा, या सिंपली आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आ सकते हैं और अपना एडमिशन करा सकते हैं। ओके, तब तक के लिए आप बने रहिए, इसी तरीके से सीरीज को देखते रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा पढ़ करके आइएगा आपको लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ताकि आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। और जो भी आपकी फरमाइश है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।